नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। आज क्लास स्टार्ट करते हैं 7th। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर अपने आप को निर्बल समझोगे तो निर्बल बनोगे, अगर सबल समझोगे तो संबल बनोगे। इसलिए हमेशा सोच ऊंची रखनी चाहिए और उसी के आधार पर काम करना चाहिए। इसी के साथ आज का हम अपना अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम क्लास में कर रहे थे असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। वाइटल साइन हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, वो एसेस हो गए थे हमारे। हेड असेसमेंट हमने कर लिया था, चेस्ट असेसमेंट भी कर ली थी, आई असेसमेंट भी हो गई थी, इंटेग्यूमेट्री असेसमेंट भी हो गई थी, हेपेटिक सिस्टम भी असेसमेंट हो गई थी, जिसके अंदर हमने जॉन्डिस के बारे में पढ़ा था। आज करेंगे हम असेसमेंट ऑफ जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में पहला ही फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेकोनियम होता है वो फर्स्ट टूल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी का पहला स्टूल होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोलते हैं। और वो कैसे कलर का होता है? वो होता है ग्रीन कलर का। कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। 90% बेबी ऐसे होते हैं जो अपने पहले 24 घंटे के अंदर ही मेकोनियम को पास कर लेते हैं। 90% बेबी की ऐसे होते हैं जो अपने मेकोनियम को 24 आवर्स के अंदर ही क्या कर लेते हैं? पास कर लेते हैं। और 98% बेबी ऐसे होते हैं जो 48 घंटे में पास कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 48 घंटे तक लगभग, यानी कि 24 घंटे तक देखेंगे तो 10% बेबी ऐसे रह जाएंगे जो मेकोनियम पास नहीं करेंगे। लेकिन 48 घंटे के अंदर हम देखेंगे तो 98% बेबी ऐसे होते हैं जो मेकोनियम को पास कर लेते हैं। अगर बेबी 48 घंटे तक मेकोनियम पास नहीं करते तो इसका मतलब उनके अंदर कोई दिक्कत है। और जो मेकोनियम है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। किसकी वजह से? ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इम्पोर्टेंट है, कलर पूछे ना पूछे, लेकिन किस वजह से हो सकता है, कारण क्या है, कोज क्या है ग्रीन होने का? तो ब्लीवर्डिन की वजह से हो सकता है। जो हमने कल पढ़ा था कि जो अनकंजुगेटेड जो हमारा बिलीरुबिन होता है वो क्या नहीं होता, यूरिन और स्टूल के द्वारा बाहर नहीं निकलता। और कंजुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है वो क्या होता है? घुलनशील होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए बिलीवर्डिन क्या बिलीरुबिन किसके द्वारा बनता है? आरबीसी टूटने के कारण बनता है। आरबीसी टूटेगा तो क्या बनेगा? बिलीरुबिन बनेगा। बिलीरुबिन अगर बनेगा हमारा अच्छे से क्या कर रहे हैं, हमारे जो किडनी है, हमारा लीवर है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर देगा? उसको बाहर निकाल देगा यूरिन के द्वारा और जो हमारा स्टूल होता है उसके द्वारा। तो इसलिए अगर वो बाहर नहीं निकाल पाता तो वो क्या बन जाता है? जॉन्डिस का रूप धारण कर लेता है। तो जो ग्रीन कलर होता है मेकोनियम का वो बिलीवर्डिन की वजह से हो सकता है। अगर मान लो मेकोनियम पास करने में फेल हो जाता है बच्चा, 48 घंटे तक भी क्या नहीं कर पाता, मेकोनियम को पास नहीं कर पाता, तो ये इंडिकेट करता है कंजाइंटल अबनॉर्मलिटी या कंजाइंटल डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। अगर 48 घंटे तक बेबी क्या नहीं करेगा, मेकोनियम पास नहीं करेगा, तो इसका मतलब उस बेबी को क्या है? कोई कंजाइंटल अबनॉर्मलिटी है। कंजाइंटल का मतलब है कि जन्मजात उसको कोई ना कोई दिक्कत है, यानी कि कंजेंटल अबनॉर्मलिटी के अंदर आ जाता है कि यानी कि एट बर्थ के समय किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर, उसकी बनावट के अंदर, उसकी शेप के अंदर या उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होना या एक्स्ट्रा होना कंजेंटल अबनॉर्मलिटी कहलाता है। मालफॉर्मेशन हो सकता है या किसी चीज़ की उसके अंदर कमी हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजेंटल डिसऑर्डर। तो ये कंजेंटल डिसऑर्डर क्या हो सकता है? हर्स्पंग डिजीज, जिसको क्या बोलते हैं हम? हर्स्पंग डिजीज बोलेंगे। हर्स्पंग डिजीज को हम मेगा कोलोन भी बोल सकते हैं। कोलोन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, मेगा का मतलब जो साइज है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्यों होएगा बड़ा? क्योंकि जो भी मेकोनियम है वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और बाहर नहीं आ रहा है। किस वजह से नहीं आ रहा है? हर्स्पंग जो डिजीज है उसके होने के क्या कारण है?
दो कारण है, एक तो होता है ARM एना रेक्टल मालफॉर्मेशन, यानी कि एनस के अंदर और रेक्टम के अंदर। सबसे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके क्या होता है, ख़त्म होता है। ये कहाँ से, माउथ से क्या होता है, स्टार्ट होता है और हमारा एनस पर जाके ये कंप्लीट होता है। यानी कि फर्स्ट जो हमारा ऑर्गन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का वो माउथ, और लास्ट जो ऑर्गन होता है वो एनस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एनोरेक्टल का मतलब एनस के अंदर या रेक्टल के अंदर कोई ना कोई क्या है, मालफॉर्मेशन है, उसके बनावट में कोई दिक्कत है। या दूसरा कारण हो सकता है ARA एनोरेक्टल अबनॉर्मलिटी, उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी आई हुई है जिसकी वजह से एनाल की जो ओपनिंग है, एनएस की ओपनिंग है वो क्या है, अब्सेंस है, और उसकी वजह से जो म्यूकोनियम है वो अंदर ही अंदर कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा कोलोन का, और जैसे स्वेलो हो जाएगी उस टाइप से हो जाएगा। ये दो प्रकार से हो सकता है यार। हम एनारेक्टल मालफॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का मतलब इस चीज़ का बनना, माल का मतलब उसके अंदर यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, और अपनॉर्मलिटी का मतलब कोई ना कोई अपनॉर्मलिटी है उसके अंदर। तो इस प्रकार से ये एनाल ओपनिंग क्या होगी, यानी कि एब्सेंस होएगी, जिसकी वजह से स्टूल है वो बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगली असेसमेंट करते हैं। 8वीं हम ये करते हैं जेनाइटल ऑर्गन की। जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से एट बर्थ पे कौन कौन सी बच्चे के अंदर हम जो परेशानी आती हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले एक टर्म आती है, ये टर्म कई बार पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि स्मैग्मा क्या होता है। स्मैग्मा क्या होता है, ये फीमेल बेबी के अंदर होता है और वाइटिश डिस्चार्ज आएगा, वाइटिश डिस्चार्ज आएगा। स्मैग्मा के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग के 1 वीक्स तक हो सकता है ये फीमेल बेबी के अंदर जेनाइटल ऑर्गन से वाइटिश डिस्चार्ज बाहर दिखेगा। फिर होता है सूडो मेंस्ट्रुएशन। सूडो का मतलब होता है अंदरुदिन, यानी कि छुपा हुआ मेंस्ट्रुएशन। इसके अंदर क्या होएगा कि सूडो का मतलब इसलिए कहते हैं इसको सूडो, क्योंकि ये बच्चे के अंदर जो फीमेल बेबी होती है उसके रियल मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, बल्कि ये माँ के हार्मोन की वजह से उनको क्या हो रही है, मेंसेस प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंदर वजाइनल ब्लीडिंग होएगी। मेंस्ट्रुएशन का मतलब वजाइनल ब्लीडिंग होती है ड्यू टू ओस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से होगी, वजाइनल जो ब्लीडिंग है वो ड्यू टू ओस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर। और ये नॉर्मल होती है 1 वीक्स तक, और 1 वीक के बाद अपने आप ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही मदर के हार्मोन स्किट आउट हो जाएंगे उसी टाइम पे ये सूडो मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये आती है फीमेल के अंदर दो दिक्कतें होती हैं, ये स्मैग्मा और सूडो मेंस्ट्रुएशन। दूसरा आता है हमारा मेल जेनाइटल ट्रैक्ट एसेस करेंगे कि मेल बेबी, हमने फीमेल का तो कर लिया लेकिन ये मेल का करेंगे। मेल के अंदर हम क्या देखेंगे, मेल के अंदर हम देखेंगे जो टेस्टीज हैं वो डिसेंड हुई हैं या नहीं हुई। ये जो टेस्टीज होते हैं कहाँ डिसेंड होती हैं, सक्रोटम के अंदर। सक्रोटम के अंदर ये क्या हो जाती हैं, डिसेंड हो जाती हैं। ये 30 वीक्स के अंदर बच्चे जो मेल बेबी होता है, मदर के वूम में जब बेबी होता है, गर्भ में जब बेबी होता है, तो 36 वीक्स के अंदर जो टेस्टीज हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, सक्रोटम के अंदर आ जाती हैं अपने आप। ठीक है, किसी किसी बेबी के अंदर क्या होता है, ये डिसेंड नहीं होती, नीचे नहीं आती, स्क्रोटम के अंदर नहीं आती, और ये कहाँ रह जाती हैं, बच्चे के अब्डोमन के अंदर ही रह जाती हैं। यानी कि 36 वीक्स के अंदर हम कह सकते हैं 7 मंथ के अंदर बेबी के स्क्रोटम में आ जाएंगी। अगर मान लो ये नहीं आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडिसेंड टेस्टीज, यानी कि डिसेंड नहीं हुई, नीचे नहीं आई स्क्रोटम के अंदर, और जिसको अनडिसेंडिंग टेस्टीज को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचिडियम। क्रिप्टोचिडियम यानी कि जो अनडिसेंडिंग टेस्टीज हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोचिडियम। और इसको हम क्या करेंगे, सर्जिकल के द्वारा, यानी कि सर्जिकल
ट्रीटमेंट के द्वारा, हम सर्जरी के द्वारा करेक्ट करेंगे। किसी मेडिसिन से कुछ नहीं होगा इनका। और उस जो सर्जरी के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। उस सर्जरी का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनडिसेंडिंग टेस्टिज या सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए क्रिप्टोचिडियम का क्या बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल सकता है कि अनडिसेंडिंग टेस्टिज का मोस्ट कॉमन सर्जिकल या फिर मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या है, वो है ऑर्चिडोटैक्सी। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन के द्वारा, यानी कि एक सर्जरी प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा बेबी के एब्डोमेन से टेस्टिज को स्क्रोटम के अंदर लेके आते हैं। ठीक है। अगर टेस्टिज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, टेस्टिज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं ओर्चाइटिस। टेस्टिज के अंदर इन्फ्लामेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अनडिसेंडिंग टेस्टिज है उसको क्या बोलते हैं और उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। फिर आता है दूसरी समस्या बच्चे के अंदर, मेल बेबी के अंदर, रिट्रैक्शन ऑफ फोरस्किन ऑफ ग्लैंस पेनिस नोन एज ए फिमोसिस। यानी कि जो ग्लैंस पेनिस के आगे जो स्किन होती है वो रिट्रैक्ट हो जाती है, और इसको भी हम सर्जिकल करेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, और उसका क्या नाम है, सर्कमसिजन्स। क्या, जो ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो फोरस्किन आगे की जो स्किन होती है वो रिट्रैक्ट हो जाती है, तो उसको भी हमें करेक्शन कर यानी कि ठीक करते हैं, और उस प्रोसीजर का क्या नाम है, सर्कमसिजन्स। सर्कमसिजन्स के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट। अब आगे करते हैं इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। यानी कि न्यूबॉर्न जो बेबी है उसकी इमीडिएट केयर हम क्या करेंगे एट बर्थ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयरवे क्लीन करेंगे। एयरवे क्लीन करना हमारी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारा पहला काम है कि हम बच्चे का एयरवे क्लीन करेंगे। एयरवे क्लीन करने के लिए बच्चे को पोजीशन कौन सी देंगे, हेड लो पोजीशन। यानी कि जो सिर है वो थोड़ा नीचे होना चाहिए, उसके शोल्डर्स के नीचे हम क्या लगा देंगे, रोल लगा देंगे, जिसकी वजह से हेड नीचे हो जाए और उसको अच्छे से एयरवे है वो क्लीन हो जाए। या फिर अगर मान लो एयरवे क्लीन है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, हेड लो पोजीशन दे देंगे, ठीक है, बच्चे का क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो सक्शनिंग की ज़रूरत है एयरवे क्लीन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, किसके द्वारा, बाय मुकस सक्सर के द्वारा। यानी कि एक मुकस एक्सट्रैक्टर होता है जिसके द्वारा हम सक करते हैं, उसके द्वारा करेंगे। पहले हमें माउथ के द्वारा करना है और सेकंड हमें नोज़ के द्वारा करना है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि बेबी के अंदर जो सक्शनिंग करते हैं वो फर्स्ट किसके द्वारा करते हैं और सेकंड किसके द्वारा करते हैं। दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, फर्स्ट माउथ सेकंड नोज़, या फर्स्ट नोज़ सेकंड माउथ, इस प्रकार से, या वो यानी कि बोथ दोनों आ जाएंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट माउथ के द्वारा करेंगे और सेकंड हमें नोज़ के द्वारा करेंगे। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे, एयरवे क्लीन करने के बाद O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम उसका ऑक्सीजन लेवल देखेंगे। अगर ऑक्सीजन वो साइनोसिस लग रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे उसको, अगर ज़रूरत है, साइनोसिस हमें लग रहा है बेबी, तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। तीसरा हम क्या देखेंगे, यानी कि ये इमीडिएटली क्या होती हैं, केयर होती हैं, इसके अंदर टाइम नहीं लगता कि कितना टाइम लगेगा। हाथों हाथ बच्चे का क्या कर देंगे, हम सक्शन कर देंगे। सक्शन करने के बाद हम उसका कलर देखेंगे, बेबी का इंटीग्रेटरी सिस्टम देखेंगे। साइनोसिस है तो उसको हम ऑक्सीजन लगा देंगे, और साथ साथ में बच्चे की क्या देखेंगे, कराई देखेंगे। क्या देखेंगे, कराई, बेबी ने कराई किया है या नहीं किया है। जो फर्स्ट एक्ट होता है रेस्पिरेशन का, वो सबसे पहले क्या करता है, इंस्पायरेशन, यानी कि सांस को अंदर लेगा और फिर बाहर छोड़ेगा। फ्लोट करेंगे इसको कि बच्चा अंदर अंदर तो सांस ले गया, इंस्पिरेट तो कर गया, फिर फ्लो करेंगे उसको कि एक्सपायरेशन भी उसने किया है या नहीं किया। यानी कि सांस ले तो लिया, बाहर छोड़ भी रहा है या नहीं छोड़ रहा। अगर मान लो रेस्पिरेशन, उसी को तो बोलते हैं सांस को लेना और छोड़ना। सांस को लेने को और छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सांस को लेने की और जो छोड़ने की यानी कि लेना और छोड़ना जो होता है उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं,
टाइडल वॉल्यूम यानी कि कितना हमने अंदर लिया और कितना हमने बाहर छोड़ा, ये होती है 70 ml। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 70 ml। ये दोनों को मिला के होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, सेकंड हम क्या देखेंगे, अपगार स्कोर देखेंगे। एक तो इमीडिएट हमने जो केयर दी थी वो। अब सेकंड देखेंगे हम अपगार स्कोरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल आएगा। अपगार स्कोर में से क्वेश्चन पूछते हैं भाई। अपगार स्कोर देखेंगे हम, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कर दे रहे थे एयरवे को क्लीन करने की, सेकंड प्रायोरिटी है हमारा अपगार स्कोर। और ये जो अपगार स्कोर क्या होता है, एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम बेबी के स्कोर को नाप सकते हैं कि बेबी हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए ये जो अपगार स्कोर है ये स्केल है जिसके द्वारा हम बेबी के बारे में पता लगा सकते हैं। ये किसने दिया था, वर्जीनिया ने दिया था, डॉक्टर एक वर्जीनिया था। और कब दिया था, 1952 में दिया था, 1952 के अंदर दिया था। अपगार स्कोर क्या है, स्कोर करने का, एक मापने का क्या है, एक स्केल है जिसको किसने दिया था, वर्जीनिया ने दिया था, 1952 के अंदर दिया था। वर्जीनिया कौन था, अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर था, एनेस्थीसिया का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। ठीक है, वर्जीनिया 1952 में दिया था, अमेरिकन डॉक्टर था। अब इसके अंदर हम देखते हैं, एक तो हम अपगार स्कोर पहला है वो तो देखते हैं एट बर्थ पे, और सेकंड है वो देखते हैं 5 मिनट पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, इसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 4 मिनट पे, 5 मिनट पे। तो ये हम एट बर्थ के बाद क्या देखेंगे, एट बर्थ 2 मिनट, एट बर्थ 3 मिनट, एट बर्थ 4 मिनट, एट बर्थ 5 मिनट, इस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो पहला हम एट बर्थ और सेकंड हम कब देखेंगे, 5 मिनट के अंदर देखेंगे। 5 मिनट पर उसका अपगार स्कोर देखेंगे। तो इसके अंदर अपगार के अंदर, अपगार की हमने फुल फॉर्म लिख ली है, अपगार का अपीयरेंस, कि बच्चा कैसा दिख रहा है, ब्लू है या फिर साइनोसिस है, ब्लूइश कलर के अंदर दिख रहा है, उसके अंदर कोई कलर नहीं दिख रहा। पी का मतलब पल्स रेट, हार्ट रेट क्या है उसकी। जी का मतलब ग्राइमिस यानी कि फ्लेक्शन, फ्लेक्शन कर रहा है, हाथ पैर को मोड़ रहा है या नहीं मोड़ रहा है। ए का मतलब है एक्टिविटी, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, एक्टिव है या नहीं है। और आर का मतलब रेस्पिरेशन। तो ये 500 चीज़ हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चे के अंदर कैसी हैं। और इसके अंदर हम 3 भागों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। 0 1 1 0 1 और 2 का नंबर दे देते हैं। अगर बिल्कुल पुअर है तो उसको 0 नंबर दे देंगे, फेयर है ठीक ठाक है तो 1 नंबर दे देंगे, अगर गुड है तो 2 नंबर दे देंगे। इस प्रकार से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे बेबी का। कलर के अंदर देखो, अगर मान लो बच्चे का कलर है वो कैसा कलर आ रहा है, ब्लू कलर, तो 0 नंबर मिल जाएगा उसको, ब्लू कलर का है बिल्कुल। फेयर के अंदर बॉडी पिंक है लेकिन उसके हाथ पैर क्या हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या हैं, ब्लू हैं, हाथ पैर नीले हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रही थी उसको, हाथ पैर अगर नीले हैं तो उसको एक्रोसाइनोसिस। कल भी हमने पढ़ा है, ये पढ़ा था एक्रोसाइनोसिस, जिसके अंदर एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो क्या होते हैं, ब्लूइश, यानी कि जो फिंगर टिप्स वगैरह होती हैं वो क्या होंगी, ब्लूइश कलर के अंदर होंगी। गुड, पूरा बेबी क्या है, पिंक कलर का है तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। पल्स रेट, जिसको हार्ट रेट भी कह सकते हैं, अगर मान लो बिल्कुल ही पुअर है, अपसेंट है, तो 0 नंबर आ जाएगा। अगर 100 से बिलो है, 100 से कम है तो फेयर के अंदर आ जाएगा। अगर गुड है, 100 से अबव होंगे, हमने कल पढ़ी थी हार्ट रेट नॉर्मल क्या होती हैं, 120 to 140 पर मिनट। ठीक है, और नॉर्मल रेंज हमने पढ़ी थी 110 to 160 पर मिनट। ठीक है, ग्राइमिस के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम मसल्स टोन भी बोल सकते हैं कि मसल्स टोन कैसी है। ये ग्राइमिस के अंदर मसल्स टोन भी आ सकता है। तो ये फ्लेसिड है यानी कि बिल्कुल भी बच्चा क्या नहीं कर रहा है, फ्लेक्शन नहीं कर रहा है। फेयर के अंदर मिनिमम फ्लेक्शन, थोड़े बहुत हाथ पैर चला रहा है, हाथ पैर मोड़ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुड फ्लेक्शन के अंदर अच्छी फ्लेक्शन है बच्चे की। एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारे रिफ्लेक्सेस जाते हैं कि बच्चा कैसे एक्टिविटी कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 0 नंबर आ जाएगा। मिनिमल रिस्पॉन्स, बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहा है तो 1 नंबर आ जाएगा। एक्टिव मोमेंट है, बहुत अच्छी उसकी मोमेंट है तो वो 2 नंबर आ जाएगा, उसको 2 नंबर दे देंगे।
आर का मतलब रेस्पिरेशन अब्सेंट है, बच्चा बिल्कुल ही सांस नहीं ले रहा, ना इंस्पायरेशन कर रहा ना एक्सपायरेशन कर रहा, तो अब्सेंट है 0 नंबर। अगर फेयर के अंदर क्या आ जाएगा, स्लो है, कम है, जो हमारी नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती है उससे स्लो है, उससे कम है, तो 1 नंबर आ जाएगा। अगर रैपिड अच्छी हैं हमारी, यानी कि बच्चे की नॉर्मल क्या है रेस्पिरेशन है, तो उसके अंदर हम कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसकी बच्चे की पूरी हम एसेस करेंगे कि मान लो रैपिड का मतलब 30 to 60 पर मिनट, ठीक है। ये स्कोर के अंदर हम क्या देखेंगे, अब मान लो ये हैं 0 0 आ रहा है तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है बच्चे के अंदर, 1 1 नंबर आ रहे हैं तो ये 5 नंबर आ जाएंगे, और अगर ये 2 2 ले रखे हैं तो यहाँ पे 10 नंबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे 8 से 10 का स्कोर आ रहा है तो नॉर्मल बेबी है, हेल्दी बेबी है, बिल्कुल हमें कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 4 से 7 का स्कोर है तो बेबी यानी कि क्या है, फेयर है हमारा, बिल्कुल हेल्दी नहीं है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, है उसको बच्चे को ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, वार्मर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वार्मर में रखेंगे उसको। O2 एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। और IV फ्लूइड हमें उसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसको बेबी क्या है, बॉर्डर लाइन पे है, 4 से 7 का उसको स्कोर आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन हम बार बार उसको देखेंगे। वार्मर की जरूरत है, O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और IV फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। अगर बेबी का स्कोर मान लो 0 से 3 आ रहा है, 0 से 3 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो बेबी हमारा क्या है, सीरियस है बहुत ज़्यादा, उसको हम इमीडिएटली, अगर मान लो हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फील्ड में है, तो जैसे PHC CHC पे है, तो इमीडिएटली उसको हम क्या करेंगे, पीडियाट्रिक ओपिनियन के पास से रेफ़र करेंगे। अगर मान लो बेबी का स्कोर क्या आ रहा है, 0 से 3 आ रहा है, 0 से 3 स्कोर का मतलब बेबी क्या है, सिक है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम शिफ्ट निको वार्ड के अंदर हम क्या कर देंगे, बेबी को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। निको की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। निको में शिफ्ट करेंगे, साथ में O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, साथ में हम IV फ्लूइड भी उसका स्टार्ट कर देंगे, और हम बच्चे को वेंटिलेशन पे रख देंगे, वेंटिलेटर कर देंगे बेबी को, ठीक है। और जो निको होता है, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, वो 0 से 28 दिन तक के बच्चे को हम कहाँ रखेंगे, निको वार्ड के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, निको वार्ड के अंदर रखेंगे। इसके बाद बेबी को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, पिको वार्ड के अंदर कर देंगे 28 दिन के आफ्टर 28 डेज के बाद, 28 डेज के बाद हम बच्चे को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, पिको वार्ड के अंदर। पिको का मतलब होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, और ये होता है न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। इस प्रकार से हम बच्चे की कंप्लीटली क्या करेंगे, हम बच्चे की इमीडिएट जो केयर होती है वो करेंगे। सबसे पहले हमने एयरवे क्लियर कर लिया, आपका स्कोर देख लिया, फिर हम क्या करेंगे, आपका स्कोर देखने के बाद ये हाथों हाथ एट बर्थ पे ही सब कुछ हमें हाथों हाथ देख लेते हैं, इसमें हमें टाइम नहीं लगाना होता। हाथों हाथ हमें बच्चे का जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है तो हमें पता चल जाता है कि बेबी का कलर कैसा है, क्राई किया है। जैसे ही बच्चा क्राई करेगा तो एकदम से रेड कलर का हो जाएगा। अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो क्राई नहीं करेगा, सांस नहीं लेगा,
सांस नहीं लेगा तो वो कढ़ाई भी नहीं कर पाएगा अच्छे से, रेड कलर का नहीं होगा। जैसे ही एकदम से कढ़ाई करेगा तो रेड कलर का हो जाएगा। इस प्रकार से हमें उसके वाइटल साइन का वहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अगला हम कल की क्लास में करेंगे। आगे क्या करेंगे, हमने एयरवे क्लियरेंस कर लिया, पर्स कोड देख लिया, अम्बिलिकल कोड कब काटेंगे, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे काटेंगे। फिर उसके हम आगे जो है ड्राई करेंगे बेबी को, ये सब हमें विटामिन के देंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे और भी आगे हमें इमीडिएट केयर के अंदर आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।